हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में जिसमें हम कर रहे हैं क्या 10 दिन में 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, यानी कि आपके लॉ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए तो ज्यादा लेट ना करते हुए करते हैं क्या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। आइएगा जी, क्लास में चलते हैं। देखिएगा सबसे पहले क्या सर, सबसे पहले आप जो है वो नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे ये सारा नोट्स में डाल देता हूं और सारी फर्दर इंफॉर्मेशन भी क्लास से रिलेटेड या फिर यूट्यूब में वीडियोस कैसे आते हैं वो सारा इंफॉर्मेशन यहाँ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा क्या सर, इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत किसी तरह की इश्यू आती है नेट रिलेटेड तो आप इसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए उसके बाद मैं आपको एक और बताता हूं। और क्या सर, क्वेश्चंस की शुरुआत करिए, ज्यादा लेट नहीं। देखिए सबसे पहले ये जो अभी जो शिफ्ट के आएंगे कुछ तक, वो क्या है दिसंबर 2022 का शिफ्ट है ना, जो जिसका एग्जाम क्या हुआ था 2023 फरवरी और मार्च में हुआ था अभी 2-3 महीने पहले जो एग्जाम हुआ ना, उसके भी सारे मैंने क्वेश्चंस डाल रखे हैं। तो आइए एक एक करके उसकी शुरुआत करते हैं। आइएगा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है इफ एनीवन फ्रॉडेंटली या dishonestly make use of the electronic signature, password or any other unique identification feature of any other person, then under the section of IT Act 2000 punishment shall be given। अब देखिए एक बात मुझे बताइए, बोल रहा भाई साहब ऐसा है कि आपका आईटी एक्ट में किसी भी चीज को फ्रॉडलेंटली या डिसऑनेस्टली या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या पासवर्ड, ये सारा चीज अगर आप किसी अदर पर्सन के लिए क्या करते हैं सर, उसका चोरी कर लेते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किस सेक्शन के तहत आपको आप पे केस लगाया जाएगा, तो वो है जी 66C के अंदर, है ना। अब देखिए 66 पनिशमेंट क्या कहता है, पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की आइडेंटिटी को चुराना, ये क्या है पनिशमेंट है आईटी एक्ट के तहत। अब देखिए क्या उसका पनिशेबल होगा, कह रहा है शैल बी पनिश्ड फॉर इंप्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म मे बी एक्सटेंड टू 3 इयर्स। तो बोल रहा है इसके लिए सॉरी, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो 3 साल तक के लिए जेल हो सकता है और सेल आल्सो बी लायबल फाइन विच मे एक्सटेंड टू 1 लाख, 1 लाख रुपए तक का क्या फाइन लग सकता है। तो ये आपका दोनों ऑप्शंस यही हो जाएगा। चलिए तो इसके लिए आंसर क्या हो गया, सेक्शन 66 यानी कि 3rd नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें क्या कह रहा है। कह रहा है फ्रॉम दिसंबर 1 2022 विच बॉडी हैंडल्स ऑल कंप्लेंट्स रिलेटेड टू प्रॉफिटेरिंग अंडर द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जो भी कंप्लेंट होगा ना जीएसटी का, वो सारा बॉडी देखती है, उसका नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कब से, 1 दिसंबर 2022 से। चलिए नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd क्या कह रहा है वो देखते हैं। कह रहा है एज पर द आरटीआई एक्ट 2005, आरटीआई एक्ट 2005 के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर अंडर सेक्शन 8(1)। अब क्या है, अंडर सेक्शन 8(1) में एज एग्जेम्पशंस की बात की गई है कि कौन कौन से लोग आरटीआई में नहीं आएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या लगा, इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर विच कॉज ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो भाई साहब ये बिल्कुल सही है, एक तो ये होगा। दूसरा क्या कह रहा था, मंथली रिम्यूनरेशन रिसीव बाय एम्प्लॉय, इससे क्या मतलब है भाई, कितना एम्प्लॉय को रिसीव करता है, तो बी तो गलत, बी नहीं होगा। सी देखिए कह रहा है इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट। तो हाँ ये बात भी सिल है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन रिसीव किया फॉरेन गवर्नमेंट से तो ये क्या आपका एग्जम्पशन है। मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार नहीं है, मतलब आरटीआई का एग्जम्पशन है ये। तो पहला तो ये हो गया भाई पार्लियामेंट से कोई दिक्कत हो तो, दूसरा हो गया भाई क्या इंफॉर्मेशन अगर कहीं फॉरेन से आया वो अपने देश के लिए हो, कॉन्फिडेंशियल रखना हो तो वो। और तीसरा क्या सर, तीसरा बोल रहा है देखिएगा क्या नेक्स्ट डी है, क्या इंफॉर्मेशन विच रिलेट टू द पर्सनल इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच हैज नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक एक्टिविटीज और इंटरेस्ट। तो बोल रहा है जिसका कोई पब्लिक एक्टिविटीज और इंटरेस्ट से मतलब नहीं है, जो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो इसके बारे में भी आप आरटीआई नहीं कर सकते हो। तो आंसर ए, सी और डी। तो देखिए ए, सी और डी। ई में क्या देख लीजिए, कह रहा स्टेटमेंट ऑफ कैटेगरीज डॉक्यूमेंट दैट आर हेल्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी और अंडर इट्स कंट्रोल। तो भाई साहब ये क्या करेंगे, कैटेगरीज और डॉक्यूमेंट जो पब्लिक अथॉरिटी या अंडर कंट्रोल में हो, तो ये इसकी बात यहां नहीं करता है। एग्जाम्पशन में यही तीनों अभी है। अब चलिए नेक्स्ट चलें। ये देखिए आरटीआई के एग्जाम्पशंस है, आप इसको देखिएगा, एक बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक बार थोड़ा थोड़ा करके बता देता हूं। देखिए कह रहा है इंफॉर्मेशन दैट वुड प्रेजुडिशियली अफेक्ट द सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, साइंटिफिक, इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड रिलेशन। बोल रहा भाई साहब
कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जो इंडिया के आपका सॉवरेनिटी है ना, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, वैसा कोई भी इंफॉर्मेशन आप डिमांड नहीं कर सकते। फिर बोल रहा है नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस ऑफ ए फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट के तहत अगर कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन है जो कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए तो भी आप इसको आरटीआई फाइल नहीं कर सकते। ये सब सेक्शन 8(1) के तहत है। क्या इंफॉर्मेशन विच वुड लीड टू कमीशन ऑन ऑफ ऑफेंस, तो ये ऑफेंस अगर कुछ है ऐसा तो इस पे भी आप आरटीआई फाइल नहीं कर सकते। ये सारे एग्जम्पशंस हैं। इट इज लाइकली टू इम्पेड द इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन, ये वाला भी ठीक है। उसी तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर पे भी इंफॉर्मेशन जिसका फॉरवर्डेड हो कोर्ट से, ठीक है, पर्सनल और प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। कमर्शियल और ट्रेड सीक्रेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वो भी नहीं मांग सकते आप। और इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर पर्सन और इन हिज जुडिशरी, ये भी आप नहीं मांग सकते। तो ये सारा एग्जामिनेशन एक बार याद कर लीजिएगा, हो सकता है नेक्स्ट बार किसी तरह से पूछ लिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है ये देखते हैं। कह रहा है एन इंस्ट्रूमेंट इज टू बी कॉल्ड नेगोशिएबल एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड इफ इट पोजेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। बोल रहा है भाई साहब इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पोजेज है बताइए। तो इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बोल रहा है भाई साहब कैन बी ट्रांसफर इनफिनाइट टाइम तक, बिल्कुल सही है। तो ये इनफिनाइट टाइम तक क्या होता है आपका ट्रांसफर किया जा सकता है। उसके बाद क्या, हैविंग मिनिमम लॉक इन पीरियड, नहीं सर मिनिमम लॉक इन पीरियड इसमें नहीं है। नेक्स्ट है फ्रीली ट्रांसफरेबल, हाँ बिल्कुल हर जगह कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है इंडिया में। द होल्डर कैन नॉट सू हिज ओन नेम, तो ये क्या, ये सही बात है क्या सर? ये तो गलत बात है। होल्डर सू कर सकता है। होल्डर्स टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, ये भी सही है। तो ए सी और ई, आंसर क्या हो गया फर्स्ट नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर सर 5 का क्या, आइए देखते हैं। कह रहा है मैच द लिस्ट फ्रॉम लिस्ट 1 फ्रॉम लिस्ट 2, दोनों से आपका मैच करना है। सेल बाय ऑक्शन किसका है सर? सेल बाय ऑक्शन आपका 64 सेक्शन में है। ब्रीच ऑफ वारंटी सर, ब्रीच ऑफ वारंटी आपका 13 है। सेल बाय डिस्क्रिप्शन सर, सेल बाय डिस्क्रिप्शन ये आपका 15 है। और ट्रांसफर ऑफ टाइटल 27 है, यानी कि ए का 4 बी का 3rd, ए का 4 बी का 3rd। आ जाइए पहला नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चले, बिल्कुल चलिए सर। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्यूटी ऑफ सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और द स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। बोल रहा स्टेट असिस्टेंट, स्टेट एपीआईओ या सी एपीआईओ, जो सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, तो उसका क्या ड्यूटी है आइए देखते हैं। सर उसका ड्यूटी क्या बोल रहा है? टू रिसीव एप्लीकेशंस फॉर information or appeal under the RTI Act forwarding the same forthwith to the CPIO और SPIO। हाँ बिल्कुल सही बात है, यही तो काम है इसका, किसका? असिस्टेंट सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का और स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का। तो SAPIO या CAPIO है ना, इसका काम क्या है कि RTO से रिलेटेड जो भी, RTI से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन आता है उसको अपील करना RTI एक्ट के तहत और उसको फॉरवर्ड कर देना आगे वाले CPIO के पास और SPIO के पास। मतलब SCPI मतलब सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, वो उसका असिस्टेंट था और इसी का हेड है, तो हेड के पास क्या कर देना? ट्रांसफर कर देना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चले, बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्या है? कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप रेज द प्रिजम्पशंस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। सर अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है बताइएगा। सर जो अथॉरिटी होते हैं ना, जब भी ऐसा कोई अथॉरिटी जो आपको जबरदस्ती काम कराना चाहता है ना, उसको बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस, है ना। हाँ जी, तो पेरेंट और चाइल्ड क्या होता है सर? होता है बिल्कुल डोमिनेट करते हैं, ठीक है। उसका डॉक्टर पेशेंट, सर डॉक्टर और पेशेंट भी होता है, बिल्कुल सही है। और उसका हस्बैंड वाइफ, सर नहीं, ये हस्बैंड वाइफ जब हो जाएगा तो आप इसके पास, आपके पास ये रिलेशनशिप नहीं रहेगा, लीगल हो जाएगा। नेक्स्ट चले, उसके बाद क्या? उसके बाद सर फियांसे और फियांसे और फियांसी, तो ये हो सकता है। क्रेडिटर और डेटर का भी नहीं होगा। तो ए बी और डी आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। ये देखिए सेक्शन आपका इसमें दिया हुआ है, आप पढ़िए। क्या सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या कहता है? कहता है कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड by undue influence when where the relations subsisting between the parties are such that one party is in a position to dominate the will of the others and uses that position to obtain unfair advantage of other। तो बोल रहा है भाई साहब इसमें दो पार्टीज होंगे, इसमें एक पार्टी क्या होगा? पहला पार्टी जो होगा वो इस पोजीशन पे होगा कि सामने वाले पार्टी को वो क्या कर सके? डोमिनेट कर सके और उसका फायदा वो उठा सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनड्यू इन्फ्लुएंस। और ये क्या है सर? गलत है। सेक्शन 16 में ये मेंशन है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के। चलिए आपका सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। कह रहा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज एन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस क्या क्या बताइएगा सर? सबसे पहले तो आपका क्या
आइडेंटिटी है, नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस आइडेंटिटी नहीं है, वेजरिंग जुआ खेलना भी नहीं है, ठीक है। कंटिजेंट एग्रीमेंट, सर ये हो सकता है, बिल्कुल होगा, कंटिजेंट एग्रीमेंट है। एश्योरेंस है कि भाई आपको फ्यूचर में कुछ होगा तो उसकी ये चीज हम लेते हैं। और फिर क्या गारंटी है, नहीं सर, गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं है, तो सी और डी क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, आइए सर, कह रहा था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इन इंडिया प्रोवाइड्स लीगल रिकॉग्निशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए आईटी एक्ट 2000 में ना किस किस चीज को लीगल रिकॉग्निशन मिला है उसकी चर्चा यहाँ करनी है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन बैंक्स, सर ये मिला है कि इलेक्ट्रॉनिक बुक्स को रिकॉर्ड करना है, किसमें, अकाउंट्स को, इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना है। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की बात करी गई, और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात करी गई। इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो ज्यादा बेहतरीन है, तो इसको नहीं। ये क्या गया, इलेक्ट्रॉनिक सेल भी, ये भी बात अभी नहीं आई है, तो आप ए बी और डी, आंसर क्या होगा जी, ए बी डी यानी कि 4। ये देख लीजिए सेक्शन 4 में है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, सेक्शन 5 में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, और सेक्शन 7 में है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का रिटेंशन। एक का है लीगल रिकॉग्निशन, एक का है रिटेंशन, ठीक है। हाँ जी, आंसर ए बी और डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। 10 क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट। ठीक है, तो कौन कौन सा मेथड है डिस्चार्ज, कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने का मतलब हो गया कि कब आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म मानेंगे कि भाई हो गया आप तो छोड़ देते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सबसे पहला नोवेशन, नोवेशन बिल्कुल एक है कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करने का, डिसेशन भी है, रिमिशन भी है, अल्टरेशन, ये 4 तो है। अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन, हाँ ये भी बात सही है कि भाई सेटिस्फेक्शन हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। जैसे आप एक किसी दुकान में गए, दुकान में सामान लेना था, सामान लिया, आपने पैसा दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, सर्टिफिकेशन मिल गया, बात सही है। तो ये भी क्या डिस्चार्ज का एक मेथड है। तो आइए ए बी सी डी और ई यानी कि 5। आइए जी क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या बोल रहा है, कह रहा है ड्यूटीज ऑफ ए बेलर, बेलर का क्या क्या ड्यूटीज है। तो सबसे पहला ड्यूटीज क्या सर, सबसे पहला ड्यूटीज है बियर करना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस को। उसके बाद क्या, उसके बाद सर आइडेंटिफाई करना बेली को, और उसके बाद डिस्क्लोज करना अननोन फैक्ट को, यानी कि बी डी और ई। ये देखिए यहां दिया हुआ है, ये देखिए ड्यूटी को डिस्क्लोज करे, लायबिलिटी टू ब्रीच ऑफ वारंटी, बियर करे से एक्सपेंस को, नॉन ग्रेशियस बिलमेंट, ड्यूटी टू आइडेंटिफाई द बेली और लॉस, ड्यूटी टू रिसीव बैक गुड्स। तो ये क्या है, बेलर के आपके ड्यूटीज दिए गए। आइए आंसर हो गया 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग डिसीजन आउटकम्स ऑफ द इंडियन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट in 1986 as a rise in sequence 70 offenses। जो offenses है उसको क्या करना है, सीक्वेंस में सजाना है। आइए तो सबसे पहले रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या, रिटर्न ऑफ प्राइस पेड, हाँ सर बिल्कुल, जो किया वो देखना पड़ेगा, बिल्कुल। उसके बाद क्या, कंपनसेशन टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को कंपनसेशन दो। फिर उसके बाद डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस, और तब जाके इंपोज करो कॉस्ट ऑन पार्टीज। तो यानी कि आंसर इसका आंसर हो जाएगा ए सी ई डी बी, है ना। हाँ जी सर, चलिए सेकेंड नंबर। अब ये था भाई साहब 2 शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए थे ना आपके 2023 में, फरवरी में जो एग्जाम हुआ था उसमें। अब जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये है 14 अक्टूबर 2022 का शिफ्ट, यानी कि ये जून वाला शिफ्ट का है, ध्यान रखिएगा। चलिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में क्या, विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिविलेज और राइट ऑफ ए होल्डर इन ड्यू कोर्स अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत कौन सा क्या है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा है। तो स्टॉपेल अगेंस्ट डिनाइंग द सिग्नेचर कैपेसिटी ऑफ पार्टी ये है, स्टॉपेल अगेंस्ट द डिनाइंग ओरिजिनल वैलिडिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये है, स्टॉपेल अगेंस्ट द डिनाइंग कैपेसिटी ऑफ द पे टू इंडोर्स ये भी है। तो इसका मतलब यही नहीं होगा। स्टॉपेल अगेंस्ट डिनाइंग द जेन्युइननेस, जेन्युइननेस में ये थोड़ी होता है, और वैलिडिटी ऑफ पेज में एंडोर्समेंट, तो यही नहीं है, यानी कि 4 आपका क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में आइए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में बी वाउंड अप बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किस किस के द्वारा एलएलपी जो है वाउंड अप किया जा सकता है, ये ना। हाँ जी सर, चलिए क्या वॉलंटरी वाउंड अप होगा, सर नहीं, वॉलंटरी वाउंड अप तो एक मिनट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में बी वाउंड अप बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, नहीं वॉलंटरी नहीं, ठीक है, वॉलंटरी तो एक तरीका हो सकता है, बात सही है। दूसरा बाय द रजिस्ट्रार, ये भी सही है। तीसरा बोल रहा बाय द ट्रिब्यूनल, ये भी सही है, तो 3 सही है। और 4 में क्या बोला, आइदर वॉलंटरीली, आइदर ट्रिब्यूनल और बाय द ट्रिब्यूनल अंडर द कंपनीज एक्ट 2014। तो ये ऑप्शन बेस्ट ज्यादा लग रहा है, क्योंकि या तो वो वॉलंटरीली हो जाए या जो ट्रिब्यूनल बोल दे कंपनीज एक्ट 2013 में उसके अनुसार हो जाए। तो ये सब तीनों क्या होगा,
गलत, आंसर यही हो जाएगा सही। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। बोल रहा है भाई साहब कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो सही दिया हुआ है। तो कह रहा है चेक इज ड्रॉन ऑन अ बैंकर, पहला स्टेटमेंट ही सही है क्योंकि चेक को ड्रॉन हमेशा कौन करता है, बैंकर पे ही किया जाता है, बिल्कुल सही। तो पहला स्टेटमेंट सही है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 which one of the following does not fall ambit of the objectives of competition act in India। तो भाई कौन सा ambit में नहीं है ना, ये यही बोल रहा है ना, डज नॉट फॉल, इसका मतलब कौन सा उसके पक्ष में नहीं है। तो इनकरेज कंपटीशन बिल्कुल है, करना चाहिए कंपटीशन एक्ट में। प्रिवेंट करना अब्यूज डोमिनेंट पोजीशन को बिल्कुल। प्रिवेंट मोनोपोलिस्टिक राइट्स को प्रिवेंट करना आउट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, नहीं सर ये कभी नहीं हो सकता, तो ये गलत है। रेगुलेट मर्जर्स एंड एक्विजिशन, ये बिल्कुल सही बात है, यानी कि थर्ड नंबर आंसर आपका हो गया। चलिए अब कह रहा है 17 विच ऑफ द फॉलोइंग आर टैक्स कैटेगरीज अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंदर का टैक्स कैटेगरीज क्या क्या है सर, ये पता था 12%, 5% था, 12% था, है ना, और 28% था, 10 और 20% तो हमने सुना नहीं है। तो ए, सी और ई, आंसर क्या हो जाएगा, ए, सी और ई। ये लीजिए थर्ड नंबर। ये देखिए कहाँ कहाँ है ये दिया गया, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ये पीडीएफ में डाल दूंगा, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज आर एड्रेस्ड बाय द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। आईटी एक्ट में कौन कौन सा इंफॉर्मेशन को एड्रेस किया गया है। तो सबसे पहले आईटी एक्ट में लीगल रिकॉग्निशन मिला है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को, बिल्कुल सही। रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस, नहीं सर ये ग्रीवांसेस नहीं मिला है। ऑफेंसेस और कॉन्ट्रावेंशंस की बात की गई है। डिस्प्यूट सेटलमेंट नहीं है। जस्टिस डिस्पेंशन सिस्टम फॉर साइबर क्राइम ये है। तो ए, सी और ई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विच वन अरेंज द फॉलोइंग इन द वाइंडिंग अप प्रोसेस ऑफ ए कंपनी बाय ट्रिब्यूनल इन द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट। अब देखिए इसका वाइंडिंग अप कंपनी को कैसे करना है, बाय द ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट के द्वारा कैसा होगा उसका सीक्वेंस दिया गया है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्या सेटलमेंट करेंगे, नहीं सर सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, ये भी बाद में। पिटीशन, सर सबसे पहले पिटीशन फाइल करेंगे, हाँ ये बात सही है। तो सबसे पहले क्या, पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन फाइल करेंगे। उस बेसिस पर आगे क्या, फिर डायरेक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल ऑन रिपोर्ट ऑफ कंपनी लोकेटर, से ये भी बाद में। अपॉइंटमेंट कहाँ, पिटीशन फाइल करने के बाद तुरंत हम अपॉइंटमेंट किसका करेंगे, कंपनी के लिक्विडेटर का। उसके बाद हम जाएंगे सबमिशन करेंगे रिपोर्ट कंपनी का, बाई कंपनी लिक्विडेटर क्या करेगा, सबमिशन करेगा रिपोर्ट किसमें सर, वहां कोर्ट में। और फिर उस बेसिस पर हम क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल ऑन रिपोर्ट कंपनी लिक्विडेटर, जो भी डायरेक्शन आएगा ट्रिब्यूनल का उसको देखेंगे और तब जाके सेटलमेंट कर लेंगे लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज और एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स का। तो CEBDA आंसर हो गया ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 चलें। आइए सर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज रीजन, दो एक असर्शन और एक रीजन है, पढ़िएगा। कह रहा है लीन इज द राइट टू रिटेन पोजीशन ऑफ गुड्स और रिफ्यूज टू डिलीवर देम टू बायर until the price due in respect of them is paid or tendered। हाँ बिल्कुल सही। राइट ऑफ लीन का यही मतलब है कि आप गुड्स को अपने पोजीशन में रखिए तब तक जब तक बायर क्या करे, पैसा पेड ना कर दे। ये तो बात सही है, एक सही हो गया। दूसरा कह रहा है एन अनपेड सेलर पोजीशन ऑफ गुड्स sold is entitled exercise on his lien on goods where the goods have been sold without any stipulation as to credit। नहीं सर, हमेशा विद होता है, सोल्ड विद एनी स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट। इसका मतलब है कि कोई शर्त और कंडीशन देकर ही एक अनपेड सेलर जो है, पहले अनपेड तो पहले पेड होगा, हाँ जी सर। तो कोई एक अनपेड सेलर अपने पोजीशन ऑफ गुड्स को तब तक नहीं रख सकता जब तक उसने किसी शर्त में गुड्स को ना दिया होगा। शर्त दिया होगा ना भाई, हम पैसा दे देंगे इतने दिन के बाद दे देंगे, तभी। और पैसा अगर नहीं दिया तब वो राइट ऑफ ले सकता है। तो यहाँ विदाउट लिखा हुआ है, विद लिखा रहता तो सही होता, यानी कि ये गलत। तो एक तो ट्रू है, दूसरा गलत है, यानी कि थर्ड नंबर। ये देखिए अब आइए कॉमर्स 29 इसी का सेकंड शिफ्ट में है ना, एक मिनट, हाँ इसमें 3 शिफ्ट हुआ था, 2022 में 3 शिफ्ट हुआ था। तो ये पहला शिफ्ट खत्म हुआ 14 अक्टूबर को, फिर 29 सितंबर का पहला शिफ्ट है। इसका क्वेश्चन पढ़िए। आइए कह रहा है आउट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ LLP। तो कौन सा LLP के तहत ये सही है। कह रहा देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन डेजिग्नेटेड मेंबर्स एट ऑल टाइम। हाँ बिल्कुल सही बात है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स में डेजिग्नेटेड मेंबर्स होना चाहिए। बी कह रहा है डेजिग्नेटेड मेंबर्स डू नॉट हैव द सेम राइट्स एंड ड्यूटीज एज एनी अदर मेंबर। जिस तरह से दूसरे मेंबर को राइट है उस तरह से डेजिग्नेटेड मेंबर्स को राइट नहीं है, ये भी बात बिल्कुल सही है।
तीसरा क्या, देयर इज नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट टू हैव एनी नॉन डेजिग्नेटेड मेंबर्स। क्या बोल रहा है भाई साहब, ये तो गलत है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है। फिर कह रहा है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में बी एस्टैब्लिश सच दैट ऑल मेंबर्स आर कंसीडर्ड टू बी डेजिग्नेटेड। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल गलत बात कर रहा था, आंसर ए और बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में चलें। चलिए सर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज कैन नॉट बी अ स्मॉल कंपनी। कौन सा कंपनी छोटा कंपनी नहीं हो सकता है? तो बात सही है, ए होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी कभी नहीं हो सकता, यानी कि ये सही है। दूसरा, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, ये भी नहीं हो सकता। कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्नमेंट गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट, तो ये दोनों नहीं हो सकता। 1% कंपनी तो ऑलरेडी स्मॉल कंपनी होती है, तो ए, बी और सी हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में चलें। क्या कह रहा है? कह रहा है हु आर नॉट एलिजिबल टू गेट इन्फॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन एलिजिबल नहीं है कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा आरटीआई एक्ट के तहत में? आइए बताइएगा कौन कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले देखें, कॉर्पोरेशन, सर इसको नहीं मिलना सर। आरटीआई किसके लिए है सर? जनरल पब्लिक के लिए है, ठीक है। तो कॉर्पोरेशन एसोसिएशन को नहीं मिलेगा, कंपनीज को भी नहीं मिलेगा। सिटीजन तो जनरल आदमी हो गए, तो इन्हीं को मिलेगा, बाकी इसको भी ई क्या है, लीगल एंटिटी, इसको भी नहीं मिलेगा। तो ए, बी, सी और ई यही हो जाएगा इसका आंसर, जिसमें इसको नहीं मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट इन द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस फर्स्ट से लास्ट तक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऑफर देंगे, ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद प्रॉमिस होगा, प्रॉमिस के बाद एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, सीईडी कहीं है, सीईबी एडी, यही वाला फर्स्ट नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। अब क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज इज नॉट अ जनरल ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। कौन सा जो है जनरल ड्यूटी नहीं है कंपनी का? कह रहा ड्यूटी ऑफ गुड फेथ इन ऑर्डर टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, तो जनरल ड्यूटी हो गया। ड्यूटी ड्यू टू रीजनेबल केयर, स्किल एंड डिलीजेंस, सेल एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट, ये भी जनरल ड्यूटी हो गया। ड्यूटी टू बोर्ड मीटिंग, सर ये जनरल मीटिंग नहीं है, यानी कि जनरल बात नहीं है, तो ये क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब सेकंड शिफ्ट, कॉमर्स का 29 का सेकंड शिफ्ट। आइए कह रहा है कंसेशन एड आइटम, क्या होता है इसका मतलब सर? क्यूट प्रो क्यू का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, क्वांटम मेरिट मतलब एज मच एज अर्न, सेवेडेम्टर मतलब बायर बिवेयर, कंसेशन एड मीटिंग ऑफ माइंड्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? एक का 4 एक ही में तो है, सेकेंड ऑप्शन। बात समझ में आ गई जी सर। क्वेश्चन नंबर 28, अब क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 28? ठीक है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है एज पर सेक्शन 68 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट, अ कंपनी में परचेज इट्स ओन शेयर आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कब अपना शेयर खुद खरीद सकता है कंपनी? एक बोलता है फ्री शेयर्स में, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, जनरल रिजर्व में, प्रोसीड्स ऑफ एनी अदर शेयर्स, कोई भी रहा तो खरीद सकता है, लेकिन प्रोसीड्स ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर नहीं, सेम काइंड ऑफ शेयर में ये नहीं खरीद सकता, यानी कि ए, बी, सी और डी आंसर आपका हो गया सेकेंड नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए सर क्या कह रहा है। कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज बाय सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। तो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी कहां पॉसिबल है बताइए? तो सर डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ये तो यहां में नहीं होगा। डेथ और डिसेबलमेंट ऑफ पार्टीज, यहां पॉसिबल नहीं सर, यहां भी नहीं है। ठीक है, तीसरा क्या है? रिसेशन, हाँ सर यहां पॉसिबल है, रिसेशन और रिमिशन, ये दोनों में क्या बोला? कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज बाय सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। तो रिसेशन और रिमिशन में ये पॉसिबल है, अकॉर्ड ये में पॉसिबल नहीं है, यानी कि आंसर हो गया सी और डी। चलिए जी नेक्स्ट, कह रहा है इन केस ऑफ वारंटी द बायर कैन क्लेम डैमेजेस ओनली। जब वारंटी की बात हो तो हमेशा डैमेजेस क्लेम होगा, जब कंडीशन की बात हो तो रेपुडिएट भी कर सकते हैं और डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। बात समझ में आई जी सर? चलिए नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 31। आइए सर क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है देखते हैं। कह रहा है सीक्वेंस द फॉलोइंग कॉपीराइट इकोसिस्टम अंडर द इंडियन कॉपीराइट एक्ट। इंडियन कॉपीराइट एक्ट में ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है, इस सीक्वेंस को इसको पहचानना है। तो सबसे पहले क्या, कंटेंट डेवलपमेंट करना होगा, बिल्कुल सही। उसके बाद पब्लिक कम्युनिकेशन, ठीक है सर। उसके बाद कॉपीराइट असाइनमेंट, फिर उसके बाद क्या सर? उसके बाद आपको कॉपीराइट ट्रांसमिशन करना होगा, तब जाकर रिलिंक्विश करना होगा। CABED यानी कि सेकंड नंबर। ये देखिए क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड एज पर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। LLP एक्ट में कौन सा चीज वैलिड नहीं है? आइए
कह रहा है एलएलपी शुड मेंटेन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम एंड कैश, ये बिल्कुल सही है। एलएलपी सेल प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सॉल्वेंसी ऑफ, ये भी सही है। एवरी एलएलपी सेल फाइन एनुअल रिटर्न ऑफ द रजिस्ट्रार को, ये भी सही है। कह रहा है एलएलपी इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पार्टनर, नहीं बिल्कुल गलत बात है। एलएलपी क्या है, इसीलिए तो बनाया गया सर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ताकि कंपनी और इसका दोनों का फॉर्मेशन हो सके अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, if the information sought has been supplied by third party or is treated as a confidential by the third party must give a representation before the PIO, किसके ये देना पड़ेगा सर, PIO पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर in reply to the notice issued to it within how many days from the date of receipt such notice, तो 10 दिन के अंदर, इसका आंसर 10 दिन। कह रहा है इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है ना, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, रिप्लाई कितने दिन में देगा, तो वो 10 दिन के अंदर है। इसको बेसिक चीज इसको देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है बताइएगा जी। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग आर आइडेंटिफाइड एज ए की मैनेजरियल पर्सोनियल इन द इंडियन कंपनीज एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट में कौन सा की मैनेजरियल आपका पर्सोनियल माना गया है, तो सर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है सर, होल टाइम डायरेक्टर ये भी होता है सर, कंपनी के सेक्रेटरी होते हैं सर, चीफ रिस्क ऑफिसर सर ये तो मैंने नहीं सुना कहीं, तो डी वाला तो गया, कहां कहां डी है सर, यहां भी डी है और यहां भी डी गया, और सी तो था ही, तो ऑलरेडी ए बी सी और ई होगा, मैनेजर भी होता ही है। चलिए क्वेश्चन यानी कि आंसर हो गया 4 नंबर। अब 2021 के जो क्वेश्चंस आ गए हैं उसमें है, ठीक है जी। आइए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 35, इसको लिख लीजिएगा, छूट गया। कह रहा है which of the following is not an implied condition contract of sale, सॉरी कह रहा है कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस इंप्लाइड है, कंडीशन एज टू होलसमनेस, ठीक है ये भी है। कह रहा है कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी क्वालिटी, ये भी है, लेकिन कंडीशन एज टू फ्री इनकम ब्रांचेस ये कोई बात है ही नहीं। ये देख लो मैंने लिख के रखा है सारा, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, है ना जी। जी तो क्या हो गया, आंसर 4 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट, तो आरटीआई एक्ट के डेफिनेशन में क्या क्या आता है सर, लॉग बुक्स है सर, सर्कुलर भी है, डेटा मटेरियल हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी है, लेकिन फाइल का नोटिंग प्रोसेस नहीं है, यानी कि सेकंड नंबर आपका ऑप्शन होगा। देखिए सेक्शन 2F क्या बोलता है आरटीआई एक्ट का, कह रहा है इन्फॉर्मेशन मींस एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट, मेमोज, ईमेल, ओपिनियन, एडवाइस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर्स आ गया, ऑर्डर्स, लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिपोर्ट्स, पेपर, सैंपल्स, मॉडल्स, डेटा में हेल्ड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये तीनों आया, लेकिन कहीं भी नोटिंग चार्जेस का आपका क्या है नहीं है इन्फॉर्मेशन, तो ये आपका इसलिए हो गया सेकंड नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, अब तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है ये देखिएगा ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 जीएसटी के बारे में बात कर रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच आर नॉट द फीचर्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया, कौन सा जीएसटी का फीचर्स नहीं है, तो सबसे पहले बोल रहा है जीएसटी इज एप्लीकेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल सही बात बोल रहा है, कोई गलत बोल रहा है क्या, ऐसा बोलो बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि नॉट द फीचर्स बोला है ना, तो कौन सा फीचर्स नहीं है, तो यानी कि ए तो होगा, तो ये इसके लिए क्या हो गया गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट चलें, कह रहा जीएसटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन बेस्ड एक्शन रादर देन द प्रिंसिपल डेस्टिनेशन बेस्ड एक्शन, नहीं सर रादर देन नहीं होता, यहाँ डेस्टिनेशन बेस्ड होता है, तो ये सही हो जाएगा इस केस में, क्योंकि जीएसटी का फीचर नहीं पूछा है, तो ये जीएसटी का फीचर नहीं है। जीएसटी का फीचर क्या है कि वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ही है, तो बी हो गया। उसके बाद चलें आई, कह रहा है इंपॉर्टेंट इंपोर्ट ऑफ गुड्स ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाईज, बिल्कुल सही बात है, एंड वुड बी सब्जेक्ट टू आईजीएसटी एंड इन एडिशन टू द एप्लीकेबल कस्टम ड्यूटीज, बोल रहा है अगर आप इंपोर्ट करते हैं दूसरे स्टेट से तो वो आईजीएसटी का पार्ट हो जाता है और ये कस्टम ड्यूटीज में आता है, बिल्कुल सही बात है इसमें। कह रहा है इट इज अ डुअल टैक्सेशन विद द सेंटर एंड स्टेट साइमल्टेनियसली लिविंग ऑन अ कॉमन बेस, बिल्कुल सही बात है, स्टेट और सेंटर दोनों पे भी ये टैक्स लागू होता है, तो सर इसके लिए फीचर्स नहीं है, यानी कि ये गलत हो जाएगा, सॉरी। और फिर क्या बोल रहा है जीएसटी इज एप्लीकेबल टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट एनी एग्जम्पशन, ऐसा नहीं है सर, ये गलत है, लेकिन यहाँ के लिए यही सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, पूछा है कौन सा फीचर नहीं है, तो जिसमें मैंने सही किया है, ठीक है सर, वो सा क्या है, वही उसका आंसर है ना, कौन सा, एक ये बी और एक कौन सा गया यार ई, ये बी और ई, ये इसका सही आंसर है, लेकिन लिटरली अगर आप बोला जाए कि जीएसटी का मेन फीचर्स क्या है, तो ये तीनों है, कौन, ए सी और डी, ए सी डी मेन फीचर्स है जीएसटी का, और बी ई फीचर नहीं है जीएसटी का, तो यहां पे पूछा है फीचर नहीं है, इसलिए बी और ई आंसर हो गया। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, कह रहा विच वन ऑफ फॉल्स एज पर द इरेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872,
कौन सा रिलेवेंट प्रोविजन है? कह रहा वॉइड एग्रीमेंट इज वन दैट इज नॉट इनफोर्सिबल बाय, नहीं, वॉइड एग्रीमेंट ऐसा सर जो किसके द्वारा सर हो इनफोर्सिबल बाय लॉ हो, है ना। एक मिनट विच वन इज नहीं ठीक तो बोला भाई, अगर लॉ के द्वारा इनफोर्सिबल हो जाएगा तो वो तो वैलिड एग्रीमेंट होगा ना। हाँ ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है। फॉल्स पूछा है कि यहाँ पे कौन सा फॉल्स है। दूसरा देखिए, कह रहा द असाइनमेंट इज द ऑब्वियस मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बात करो, असाइनमेंट कोई मोड थोड़ी है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी तो हमने देखा था कि बहुत सारा मोड है, यानी कि सेकंड आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पूछा व्हिच वन इज द फॉल्स रिलेवेंट पोजीशन, ठीक है। प्रोविजंस, पोजीशन, प्रोविजंस, कौन सा प्रोविजन से गलत प्रोविजन है, तो गलत प्रोविजन सेकंड नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोल रहा है असाइनमेंट क्या है, ऑब्वियस मोड है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। नहीं सर, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ये सारे मोड है, एक्चुअल, बाय परफॉर्मेंस के थ्रू, बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, बाय लैप्स ऑफ टाइम, बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इतना सारा तरीका है। तो जिसमें नोवेशन, रिसेशन, अल्टरेशन, रिमिशन, वेबर, मर्जर सब आता है। और ऑपरेशन ऑफ लॉ में डेथ, मर्जर, इंसॉल्वेंसी, अनऑथराइज्ड अल्टरेशन, ये सारे परफॉर्मेंस के तरीके हैं कि जिसके थ्रू आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, डिस्चार्ज होता है। बात समझ में आई जी सर? तो ये हो गया सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर 39 चलें, आइए सर। कह रहा गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वो एक असर्शन और दूसरा रीजन दिया गया है। अब बताइए असर्शन और रीजन में क्या सही क्या गलत है। कह रहा है असर्शन में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन गिव्स द एक्सक्लूसिव प्रोप्राइटरी राइट्स टू ट्रेडमार्क ओनर। बिल्कुल सही बात है, जब ट्रेडमार्क किसी चीज का लेते हैं आप तो उसमें प्रोप्राइटर को तो भाई राइट्स मिल ही जाता है, सही बात है। कह रहा ट्रेडमार्क इज ए रिकॉग्नाइजेबल साइन, डिजाइन, एक्सप्रेशन व्हिच आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ पर्टिकुलर सोर्स फ्रॉम those of others and are used to claim exclusive proprietary rights of products and services। बिल्कुल सही बात ये भी बोल रहा है कि ट्रेडमार्क क्या है, एक साइन है, डिजाइन है, एक्सप्रेशन है जो आइडेंटिफाई करता है उस प्रोडक्ट या सर्विस के फीचर्स को, है ना। तो ये भी सही और ये भी, तो ए आर और आर क्या है, ट्रू है, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका, तो यानी फर्स्ट नंबर। चलिए अब आ जाइए, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है ना, यही है। कंपटीशन एक्ट 2000, आईटी एक्ट 2000 हो जाएगा, कंपटीशन एक्ट 2002, और आपका हो जाएगा आरटीआई 2005, है ना। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यानी कि ए का 2, ठीक है। आरटीआई 2005 यानी कि बी का थर्ड, ए का 2, बी का थर्ड, ये 4 नंबर आंसर। ये देखिए आ गया, हाँ जी सर। चलिए नेक्स्ट चलें। कह रहा मीनिंग ऑफ अनपेड सैलरीज, अनपेड सैलरी का क्या मतलब हुआ, तो द पर्सन हु हैज सोल्ड द गुड्स एंड हैज नॉट रिसीव्ड द प्राइस। बिल्कुल अनपेड सेलर में जिसको पेमेंट पेड नहीं हुआ है वही अनपेड सेलर है, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 42, अकॉर्डिंग टू द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट व्हिच टू ऑफ द फॉलोइंग आर डिफाइंड एज अ गुड्स। तो सर सेक्शन 27 में क्या बोला गया है गुड्स को, तो एक तो बोला गया है कि सर मूवेबल प्रॉपर्टी को ये गुड्स है, और दूसरा ग्रोइंग क्रॉप्स को, ये ए और बी आंसर होना चाहिए इसका। ये देखिए एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स नहीं है और बुक डेट भी गुड्स नहीं है। आइए पढ़िए, देखिए कह रहा गुड्स इज डिफाइंड एज पर सेक्शन 27 ऑफ द एक्ट एज एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। इसको छोड़कर, एक्शनेबल क्लेम्स और मनी को छोड़कर गुड्स कौन है, मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड स्टॉक शेयर्स एंड ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू द फॉलोइंग पार्ट ऑफ लैंड व्हिच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड एंड द सेल एंड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो ये सारा चीज क्या है सर आपके गुड्स में आ गए, कौन कौन, एक्सेप्ट एक्शनेबल क्लेम्स और मनी, ये दोनों को छोड़कर सारे गुड्स हैं, ठीक है। हाँ जी सर, तो आइए ए और बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 चले, आइए सर। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज ऑलवेज वैलिड, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज ऑलवेज, नहीं सर, एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन वैलिड नहीं है, तो ये तो गलत है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर all contracts are agreement but all agreements are contracts। ऐसा है क्या ना, all contracts are agreements, ये बात तो सही है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट होना चाहिए, ये नॉट मिस हो रहा है, यहाँ नॉट होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स ये होना चाहिए, तो इसमें क्या पहला तो गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, यही होगा आंसर। तो इसीलिए बोला जाएगा, क्योंकि देखिए जब भी एग्रीमेंट क्या होगा, दो लोग के बीच में कोई भी प्रॉमिस कर दिया गया, एग्रीमेंट बन जाएगा। तो लेकिन लीगल चीज होना चाहिए ना, अगर हम दो लोगों के, मान लें कि हम किसी के साथ मिलकर प्लान बनाए, चलो बैंक लूटते हैं, तो वो तो एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसको लॉ नहीं मानता है। लॉ का कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन एज एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ, जो जिसको लॉ ने मान रखा है। हम अगर किसी के साथ जाते हैं और दुकान से कुछ सामान लेते हैं, उसके बदले में उसको पैसा देते हैं, तो इसको लॉ मान रहा है, ये एग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इसीलिए बोला कि सारा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट आता है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो यही बात इसमें कही गई, इसीलिए ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है,
आइएगा क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोला, थोड़ा साइबर क्राइम, ठीक है। साइबर क्राइम में क्या है भाई साहब, साइबर क्राइम किसका है सर, आईटी एक्ट का होगा 100%, डॉक्ट्राइन और सिविल एम्बिटर, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, डिवीजन ऑफ बिल, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पेटेंट, कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सर इसमें क्या है, ए का 4 था तो यही आंसर, बी का 3rd यही, सी का 2, डी का 1 यही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेटेंट, तो कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है वो देखना है। हाँ जी सर ये देखना, देखते हैं। कह रहा है पेटेंट इज ए लीगल प्रोटेक्शन ग्रांटेड फॉर इन्वेंशन दैट इज न्यू, नॉन ऑब्वियस एंड यूजफुल, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। द पेटेंट ग्रांट्स द पेटेंट होल्डर एन एक्सक्लूसिव राइट टू मेक यूज एंड सेल द पेटेंटेड प्रोडक्ट, बिल्कुल ये भी बात सही है कि पेटेंट प्रोडक्ट को जो भी पर्सन पेटेंट कराता है उसको बेचने का राइट भी है और उस पे पेटेंट कराने का भी राइट है, बिल्कुल सही। तीसरा क्या बोल रहा है, द एक्सक्लूसिव पर्पस ऑफ पेटेंट सिस्टम इज टू बेनिफिट द पेटेंट होल्डर, बिल्कुल नहीं। एक्सक्लूसिव पर्पस पेटेंट सिस्टम का ये नहीं है कि पेटेंट होल्डर को बेनिफिट मिले, बल्कि ये है कि कुछ ना कुछ वो नया कर रहा है, तो ये चीज बात ध्यान में रखना है। कह रहा है द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 वाज अमेंडेड मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2005, ये भी बात बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या होगा 3rd नंबर। ये देखिएगा इसके बारे में डिटेल्स पूरा दिया गया है, देखिएगा यहाँ पढ़िएगा। कह रहा है पेटेंट इज अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अ पेटेंट गिव्स इट्स ओनर राइट टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम द मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग एंड इंपोर्टिंग इन्वेंशन फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली 20 ईयर्स, तो 20 साल के लिए पेटेंट का राइट होता है, इसको भी बात ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया जाता है कि कितने साल के लिए पेटेंट्स का राइट है, तो ये भाई साहब 20 साल के लिए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है द फॉलोइंग ऑर्डर इन द मैनिफेस्टेशन, तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले ऑफर होगा, फिर एक्सेप्टेंस होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, तब जाके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना। ए बी डी सी है, ए बी डी सी, ये देखो आंसर। चलिए अब देखते हैं, कह रहा है ए ऑन 10,000 टू बी अंडर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ए 10,000 रुपए लिया, बी किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, है ना। कह रहा है इट इज एग्रीड बिटवीन द ए बी सी दैट बी सेल henceforth accept C as his debtor instead of A and the same amount, all debt of A is discharged and a new debt of C to B is contracted, this is called novation। जब कभी भी किसी पुराने कॉन्ट्रैक्ट के बदले में नया कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा हो उसको बोलते हैं नोवेशन, ठीक है, नोवेशन मतलब न्यू, ये याद रखिएगा, बात खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है इफेक्टिव फ्रॉम द 15th March 2003 द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 हैज बीन अमेंडेड सो एज टू ब्रिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मिनट्स प्रीव्यू, तो भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक चेक और ट्रंकेटेड चेक ये दोनों आ गया था हमारे 2003 में, है ना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा था मिनिमम नंबर ऑफ मिनिस्ट्री फॉर अ मीटिंग इज कॉल्ड, कितना एक मिनिमम नंबर होना चाहिए कोई भी मीटिंग के लिए, इस वर्ड को कहते हैं कोरम। डायरेक्टली हम इतना ऊपर वाला ना पढ़ के अगर हम कोरम भी कहें तो बात यही कही जाएगी। लीजिए जी ये बात हो गई खत्म, है ना, तो आपको तो समझ में आ गई होगी जी सर। तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।